हेलो, नमस्ते और आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टोरी टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी जो स्टोरी बता रहा हूँ वो भैरव बाबा की स्टोरी है जिसका एपिसोड 1 हो चुका है, जो कि हमने सूरज के नज़रिए से देखा। अब एपिसोड 2 जो हम सेठ जी के नज़रिए से देखेंगे। सो कोई वक्त बिना गवाए शुरू करते हैं एपिसोड 2 सीजन 1। सेठ जी का दुकान है तो उनका वो यूजुअल रूटीन होता है, वही रूटीन में वो चलता है। शाम को दुकान बंद करके आए, सोए उठे, बच्चों को स्कूल वगैरह भेजना है, उनकी तैयारी करना। अब उनकी वाइफ है नहीं, उनका देहांत हो चुका है, तो वो अकेले ही दोनों बच्चों को मैनेज करते। एक बड़ी लड़की है और एक छोटा लड़का है। यूजुअल सा दिन था। वो सुबह उठे और अपनी तैयारी वगैरह की, बच्चों को स्कूल में छोड़ा और स्कूल में छोड़ने के बाद अपने दुकान पे पहुंचे। अब जनरली उनके दुकान में ना कोई ट्रांजैक्शन, मतलब जो लेटर वगैरह आना है, खत वगैरह आना है, वो दुकान पे होता नहीं। उनका मोस्टली घर पे ही आते हैं। बट दुकान में एक लेटर आया हुआ था और उनका जो नौकर था राकेश, उसने उन्हें सुबह सुबह ही बताया कि सर, ये कल लेटर आया था, आपने अभी तक पढ़ के देखा नहीं है। तो उन्होंने ठीक है रख लिया, अपना काम चल रहा था, साइड में लेटर उठा के देखा और खोला। वो खोलते वक्त ही उनको कुछ निगेटिविटी या कहिए भारीपन महसूस हुआ। उन्होंने खोला, पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे पढ़ते गए उनके चेहरे के जो हाव भाव है वो बदलने लगे। वो डर की तरफ आगे बढ़ने लगे। और उस खत में ऐसा लिखा हुआ था, जिस्ट बता रहा हूं मैं। खत में ऐसा लिखा हुआ था कि भाई 25 लाख रुपए हमें आपको फिरौती के तौर पे देने हैं, अदरवाइज आपका जो बेटा है वो आने वाली अमावस्या की रात को मर जाएगा। और इस बात को जताने के लिए कि हम लोग सीरियसली ये कर सकते हैं, आज रात से अमावस्या के पहले रात तक के आपका बेटा रोज रात को 12 से 1 बजे के बीच में उठ के बैठेगा और 2 मिनट तक तड़पेगा। आप आगे लिखा था कि आप जब भी पैसों का इंतजाम कर ले, हमें पता चल जाएगा और हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे कि आपने पैसों का इंतजाम कर लिया है। तो सेठ जी एकदम से टेंशन में आ गए। भाई, ये किस तरीके की फिरौती है? डायरेक्ट मौत की बात कर रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये थी, उन्होंने खत को जब थोड़ा चेक किया, किसने भेजा है, क्या भेजा है, उसका तो कुछ आइडिया नहीं था। बट उसके कॉर्नर में, चारों कॉर्नर पे कुछ मार्किंग्स थे, जो कि ऐसे पेज पे अगर वाटर मार्क डालते हैं हम लोग कि वो ट्रांसपेरेंट से हो जाए उस मार्किंग के एरिया में, तो उस तरीके के मार्किंग वो चारों कॉर्नर पे उनके पेज पे, वो वाले पेज पे, लेटर पे थे। देखा, वो तो कल आया हुआ लेटर है। बेटे ने तो कुछ बताया नहीं कि भाई मुझे रात को तकलीफ हुई, क्या हुई। आज सुबह बेटा उठा तो एकदम फ्रेश था, उसको ने कुछ बताया नहीं। तो उनको एक तरफ ऐसा भी लग रहा था कि भाई ये सब जो है ये कोई नहीं है, डराने के लिए किसी ने भेजा हुआ है और उसमें कुछ सच्चाई नहीं है इस लेटर में। बट फिर भी मन में ऐसा कुछ ना कुछ रहता ही है कि एक बार देख ही लेते हैं। तो दिन भर उसी सोच में थे कि क्या करे, मतलब किसी को बताए या ना बताए। किसी ने डराने के लिए भेजा होगा, आजकल तो प्रैंक्स भी चलते हैं। तो वो टेंशन में थे, रात को अपना दुकान वगैरह बंद किया उसी सोच सोच में। और उन्होंने डिसाइड किया कि चलो रात को हम लोग, मैं देखता हूं कि क्या होता है बेटे को। रात को सब लोग अपने कमरे में गए, सो गया था बेटा उनका। ये उनके कमरे में जाके सेठ जी, उसका जो स्टडी टेबल था, पढ़ाई के लिए एक चेयर और एक टेबल बना के रखा था, वो चेयर खींच के उसके ऊपर बैठ गए और बेटे की तरफ देखने लग गए। करीबन 12:30 पौन बजे के दरमियान
उनका बेटा बेड पे ही ऐसा उठ के बैठ गया और उसकी आंखें खुली हुई थी, पीछे की तरफ रोल हुआ, आंखों में लाल रंग साफ दिखाई दे रहा था, लाल रंग कैसे नसें नसें दिखाई दे रही थी। उसके माथे पे, चेहरे पे जो है यहाँ पे पूरी उसकी वेन्स दिखाई दे रही थी और वो सांस लेने की बहुत ज्यादा कोशिश करने लगा, जैसे उसे वो सांस नहीं ले पा रहा हो। और ये सब देख के तो पहला 2-4 सेकंड सेठ जी शॉक में थे कि ये क्या हो गया। डर गए थे एकदम से कि अपने बेटे को इस हालत में आके लाल लाल हुई पड़ी है, जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर उसके सर की तरफ बढ़ा हुआ हो, वेन्स पूरे दिखाई दे रहे ऊपर के। वो दौड़ते हुए गए वहाँ से उठ के और फट से उसको पकड़ के एकदम से शांत हो जा करके जो है उसको संभालने की कोशिश करने लगे। ये करीबन 20-30 सेकंड चला होगा और उसके बाद उनके हाथ में ही उनका बेटा सो गया, शांति से ऐसे सर रख के लुढ़क गया वहीं पे। इनको 1-2 मिनट तो पता नहीं चला क्या हो, मतलब एकदम से लुढ़क गया, सांसें चल रही, छाती चल रहा है। तो इन्होंने उन्हें पकड़ के रखा, फिर 2 मिनट बाद नीचे बेड पे लिटा दिया, चादर वगैरह डाल दी और ये उसी सदमे में उसके बेड पे बैठे रहे। सोचना भी इम्पॉसिबल हो रखा था, सोचना भी उनको, क्या सोचे कहाँ सोचे, पूरा दिमाग जो है खाली हो चुका था। एक जबरदस्त डर उनके दिमाग में, उनके चारों ओर घेर के, वो डर में ही वो बस सांस लेते और बैठे रहे, अपने बेटे की तरफ देख रहे हैं। उनको ये भी होश नहीं था कि बेटे को हाथ लगाए, उसके सर पे से हाथ घुमाए, कुछ भी होश नहीं था उनको। वो ऐसे ही करीबन 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठे रहे होंगे, पूरी तरह से शॉक में गए थे। थोड़ी देर बाद जब थोड़ा थोड़ा होश आने लग गया तो उसके बेड से उठ के वापस से चेयर में आके बैठ गए और थोड़ी देर बाद सोचने लगे। खत उनको दिखाई दिया, जैसे के तैसे उनके सामने एकदम से एक एक शब्द उनको याद आ रहा था खत का, कि अगर तुमने पैसों का बंदोबस्त नहीं किया तो अगली अमावस्या की रात को बेटा जो है वो मर जाएगा। क्या करे, कैसे करे, उसी इसमें काफी घंटे बीत गए और उनके एकदम से मतलब होश में आए, मैं कहूँगा तो वो होश में आए तो बच्चे का अलार्म बजा उस वक्त, तब वो होश में आए और बजने रहा। 15-20 सेकंड बाद बच्चे ने उठ के वो अलार्म बंद किया, उठ के देखा तो पापा सामने ही बैठे हुए हैं। ये इनके चेहरे की जो टेंशन था वो बच्चे को दिखाना नहीं चाहते थे, तो एकदम से हंस दिए, गुड मॉर्निंग बेटा, और उसको बेड पे ही जाके फिर से गले लगा लिया। बेटा भी थोड़ा सरप्राइज था कि भाई ये क्या हो रहा है, अचानक से पापा ने आके बेड पे मुझे गले लगा दिया, बट वो ठीक है, गुड मॉर्निंग करके वो फ्रेश हो गया। उन्होंने उससे बेटे को बोला चलो फ्रेश हो जाओ। ब्रश करने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ा तो उन्होंने बेटे से पूछा, बेटा कल रात को कुछ तबीयत वगैरह ठीक थी या कुछ हुआ था? बेटा बोले कुछ भी तो नहीं, बढ़िया से नींद आई है मुझे। ठीक है, इन्होंने बोला ठीक है जाओ फ्रेश हो लाओ, मैं भी फ्रेश हो लेता हूँ। ये सोच में ही इनका पूरा फ्रेश होने का जो रूटीन होता है वो गया और इन्होंने एक चीज मन में ठान ली कि भाई इसके खिलाफ जल्द से एक्शन लेना पड़ेगा। पैसे तो तैयार रखने ही है हमें, पर साथ ही साथ हमें कोई ना कोई, किसी न किसी से मदद लेने की
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी बात ये थी कि ये सब वो अपने बड़े बेटी को नहीं बताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक काम किया। उन्होंने उनकी जो मौसी है, उनके बच्चों की जो मौसी है, उनको फ़ोन लगाया और उनको बोला मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी आपके यहाँ भेज सकता हूँ क्या, उसी शहर में रहते हैं वो। ठीक है बोले, भेज दो, कोई इशू नहीं। तो बेटी को बता दिया, बेटा तुम्हारा बैग पैक करके शाम को जो है मैं तुम्हें उनके यहाँ छोड़ आऊँगा, उनके यहाँ रह लो थोड़ा 2-4 दिन, फिर आ जाना। बेटी ने पूछा क्यों, क्या, तो इन्होंने कुछ बताया नहीं, बस बोले जाके आ जाओ, मौसी के साथ रह लो थोड़ा सा, फिर आ जाना, वहीं से स्कूल बस भी है, सब है, तो वहां से तुम लोग जा पाओगे, मैं स्कूल बस ड्राइवर से बात कर लूंगा। हो गया, इनका ड्राइवर भी आ चुका था गाड़ी का। इन्होंने बोला कि चलो बच्चों को ड्रॉप कर देते हैं, और उसके बाद जाते जाते इन्होंने सोचा कि नहीं, आज दुकान नहीं जाएंगे, आज जो है, आज पास में ही करीबन 20-30 किलोमीटर का एक किलोमीटर में एक देवी का मंदिर है, जहाँ पे काफी सारे मांत्रिक होते हैं, और वहाँ पे काफी सारे बाधाएं जो है दूर की जाती, काफी भक्तगण रहते हैं वहाँ पे, भीड़ रहती, तो एक वहाँ पे जाके आते हैं, शायद वहाँ से कुछ हमें जो कोई बचा सके हमें इस झंझट से। तो इन्होंने, तो दूसरी बात ये कि इन्होंने कि बच्चों को छोड़ने के बाद ड्राइवर को छुट्टी दे दी। ड्राइवर को बोला कि तुम घर चले जाओ, अभी मैं जो है आज ड्राइविंग मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं, जरूरत लगे तो तुम्हें बुला लूंगा मैं। ड्राइवर भी चला गया, उसको छुट्टी मिल गई। ये दुकान पे फोन करके इन्होंने बताया मैं नहीं आ रहा हूँ, संभाल लेना, और ये निकल गए देवी के मंदिर की ओर। देवी के मंदिर पहुंचे, तब पूजा सामग्री लेके वगैरह, वो दिमाग में टेंशन था ही, चल ही रहा था। और मंदिर की तरफ बढ़ते वक्त उन्होंने देखा कि काफ़ी सारे तांत्रिक मांत्रिक लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, 7-8 लोग, उनके सामने लोग भी हैं जो उनसे मदद मांग रहे हैं। और ये मंदिर में दर्शन किए सबसे पहले, और वहाँ से प्रसाद लेके बाहर आने के बाद सोच रहे थे किसके पास जाऊं, इनमें से कौन है जिसके पास मैं जाके ये प्रॉब्लम के बारे में बताऊं। एक तरफ तो डर भी ये था कि भाई सही में ये लोग संभाल पाएंगे या नहीं, तो वो एक शंका मन में थी, वो एक डाउट मन में था, वो लेके चल दिए। देखते हो तुम्हें पता चला कि एक बाबा जी बैठे हुए हैं, उनके पास, उन महाराज के पास कोई नहीं है, तो वो डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में चल दिए। और उन्होंने वो महाराज को जो है, उनके सामने बैठे, उन्होंने बोला बताओ बेटा क्या तकलीफ है। उन्होंने बोला कि मेरा बेटा जो है वो रात को थोड़ा सा उठ के, उसको रोज रात को तकलीफ हो रही है, 2-3 दिन से हो रही है ये बात, तो उसके लिए कोई उपाय चाहिए। महाराज ने इनकी तरफ देखा और करीबन 10-15 सेकंड कंटिन्यू देखने के बाद बोले, बच्चे असली प्रॉब्लम तो बताओ, क्या हुआ है, बताओ, खुल के बताओ, कोई बात नहीं। ये वो वक्त था जब सेठ जी को पता चला कि नहीं, ये कुछ कर सकते हैं मदद। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इनको सारी चीजें जो है बता देंगे, और उन्होंने वो खत निकाल के जो है महाराज को दिया। महाराज ने वो खत खोला, पढ़ा और इनकी तरफ देखा, बोले बेटा समस्या तो बड़ी है, बट मैं कुछ करता हूं, तुम एक काम करो, मंदिर में जाके बैठो, देवी का जो है ध्यान करो 1-2 घंटे, और 2 घंटे बाद आना मेरे पास, मैं तब तक के कुछ आपके लिए उपाय बना के रखता हूं। इन्होंने पैर छुए महाराज जी के और वापस मंदिर की तरफ चल दिए, मंदिर में बैठ गए। 2 घंटे तक मंदिर में शांति से बैठने के बाद बार बार घड़ी भी देख रहे थे, मोबाइल देख रहे थे, भाई कितना वक्त हुआ है, एक एक सेकंड, एक एक लम्हा उनको मुश्किल जा रहा था।
वहां से वो बाहर निकले, फिर महाराज की तरफ चल दिए और उनके सामने आके उन्होंने जैसे ही देखा महाराज जी ने बुलाया इन्हें, आ जाओ, बोला बैठो बैठो। और बैठने के बाद उन्होंने, महाराज जी ने एक रुद्राक्ष निकाला और रुद्राक्ष में ऑलरेडी पीले कलर का जो धागा है वो डाल के रखा हुआ था। और उन्होंने बताया इनको कि इस रुद्राक्ष को बिना स्पर्श किए, धागे के साथ उठा सकते हो बट रुद्राक्ष को जो है आपका स्पर्श नहीं होना चाहिए, आप अपने बेटे के गले में डाल दो। पहला स्पर्श यहाँ से निकलने के बाद इस रुद्राक्ष का पहला स्पर्श जो है वो आपके बेटे को होना चाहिए। ये कह के उन्होंने अपने पास का कागज निकाला, कागज की पुड़िया थी, उसमें वो रुद्राक्ष डाल दिया और उसको बंद कर दिया और इनकी तरफ हाथ बढ़ाया, ये लो। इन्होंने अपना हाथ इस तरह रखा कि उसमें वो लेंगे अभी वो रुद्राक्ष, और जैसे ही ये मतलब उसके हाथ के ऊपर महाराज जी का हाथ गया, महाराज जी एकदम से पीछे हुए, हाथ वापस खींच लिया और पूरे सफेद पड़ गए डर की वजह से, या मतलब वो एक्सप्रेशन ऐसे थे कि वो आंखें खुली की खुली और ये सफेद होके बैठे हैं और हाथ में वो पुड़िया है और जोर जोर से सांसें जो है ब्रीदिंग चल रहा है। सेठ जी एकदम से दचक गए, ये क्या हो गया। वो इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, बाकी के जो मांत्रिक है वहां के, वो दौड़ते हुए बाबा जी के पास आए, महाराज जी के पास आए, उनके हाथ पे हाथ रखा और मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। जितने भी वहां पे 7-8 महाराज थे वो सारे आए, इनके हाथ कंधे पे, जहां पे बॉडी पे इनको स्पर्श किया महाराज जी को, और मंत्र जाप शुरू कर दिया। फटाफट फटाफट मंत्र जाप चल रहा था। ये सब देख के बाकी के लोग भी, वहां पे जो लोग थे वो सब लोग पूरा घेरा बना लिए चारों तरफ से। सेठ जी तो बस बैठे हुए थे, देख रहे थे भाई ये हो क्या रहा है। उनका डर हर सेकंड दुगना तिगना बढ़ते जा रहा था कि अब क्या होगा, कि पूरी तरह से शॉक में थे वो। कुछ 2-3 मिनट ऐसे ही बीत गए, मंत्रोच्चारण चल रहा था। धीरे धीरे जो सामने बैठे हुए महाराज है, उनका धीरे धीरे जो बॉडी थी वो नॉर्मल आनी शुरू हो गई, उनके सांसें नॉर्मल आने शुरू हो गए, एक फ्लो में आने शुरू हो गए। ऐसा लग रहा, मतलब उनको जो तकलीफ हो रही थी सांस लेने में वो धीरे धीरे कम हो गई। चेहरे पे जो उनके स्ट्रेस दिखाई दे रहा था पूरा, वो स्ट्रेस भी धीरे धीरे कम हो रहा था और नॉर्मल आ गया। मांत्रिक लोगों ने अपना जाप जो कर रहा था, उन्होंने हाथ उठाया, महाराज जी को पानी पिलाया और सबको बोले कि चलो हो गया, जाओ यहाँ से, यहाँ पे खड़े रहना अच्छा नहीं है, जाओ चले जाओ। और इतना बोल के सबने देखा कि ये जो महाराज जी है वो ठीक है, ये अपनी अपनी, बाकी के महाराज जी अपने अपने जगह पे चले गए। सेठ जी कुछ पूछे ना पूछे, क्या करे, बस ये सोच के सन वहां पे बस उनके सामने जो है बैठे हुए थे। महाराज जी खुद ही बोले कि बेटा, किसने ये किया है, किसने ये तुम्हारे बेटे के ऊपर प्रयोग किया है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और उन्होंने वो जो रुद्राक्ष डाला हुआ ये था, एनवेलप लिफाफा था, कागज की पुड़िया थी, उसको खोली और खुद के ही हाथ पे उल्टा करके दिखा दिया, तो रुद्राक्ष ऑलरेडी टूट चुका था। सेठ जी जो है आंखों में आंसू आ रहे हैं,
खुद को रोकना मुश्किल हो रहा है उनको। बस आस लगाए वो महाराज की तरफ देख रहे थे कि अब क्या करूं, अब कैसे होगा। महाराज जी ने जो खत था वो खत फोल्ड करके वापस सेठ जी को दे दिया और उनसे कहा कि इस प्रयोग से निपटने के लिए यहाँ पे कोई भी आपकी सहायता नहीं कर पाएगा। ये जो कुछ है जिसने किसी ने किया है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। आपको अगर इससे निकलना है तो इससे आपको एक ही पर्सन है मेरे ध्यान में जो आपको यहाँ से आपके बेटे को सही सलामत बचा सकता है, और वो है भैरव बाबा। आपको उनके पास जाना पड़ेगा। सेठ जी ने पूछा कहाँ मिलेंगे, कैसे जाना है। ये सारी चीज़ें महाराज जी ने बताई इनको और उनसे कहा कि अगर हो सके तो गुरुवार के दिन भैरव बाबा से मिलने जाना तो अच्छा होगा। ठीक है, उन्होंने फिर से आशीर्वाद लिया महाराज जी का और वापस निकल गए। अब घर पे आने के बाद शाम को घर पे लौटे, बिटिया को मौसी के यहाँ भेज दिया। सेठ जी ने डिसाइड किया कि गुरुवार को हम भैरव बाबा के यहाँ चले जाएंगे और गुरुवार के दिन सुबह हमेशा की तरह उन्होंने बेटे को स्कूल के लिए तैयार किया, स्कूल में छोड़ा और बेटे को बता दिया कि बेटा शाम को जो है तुम्हें मौसी के यहाँ जाना है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो वापस घर मत जाओ, अपने मौसी के यहाँ जाके एक दिन रहो, मैं कल सुबह तुम्हें लेने आ जाऊँगा। ये कह के वो बच्चे को सुबह सुबह ड्रॉप करके स्कूल में छोड़ के निकल गए। जैसे ही इन्होंने खुद के शहर की सीमा क्रॉस की, शहर छोड़ा, गाड़ी का टायर सबसे पहले पंचर हुआ। वो ठीक किया, ड्राइवर साथ में ही था। उसके बाद कुछ 20-30 किलोमीटर के बाद गाड़ी ओवरहीट हुई। इस तरीके के सारे प्रॉब्लम्स जो है वो चल रहे थे। वो फिर से जहां पे टर्न था गांव की तरफ जाने के लिए वो छोड़ के आगे बढ़ लिए, पर कुछ 10-15 किलोमीटर बाद ही उनको पता चला कि हम आगे आ गए। उन्होंने फिर से यू टर्न लेके वापस जो है ये भैरव बाबा के घर की तरफ बढ़ गए और भैरव बाबा के घर पे पहुंचे। गाड़ी से उतरे और गेट खोलने के लिए आगे बढ़े, उतने में पीछे से आवाज आया, किससे मिलना है? ये पीछे मुड़े, सेठ जी बोले भैरव बाबा से मिलना है। मैं ही भैरव बाबा हूं, बोलो। जैसे ही उन्हें पीछे खड़ा आदमी बोला कि वही भैरव बाबा है, सेठ जी बस उनके पैर पे लेट गए। महाराज आप बचा लो मुझे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, बस आप ही के पास आखिरी आशा लेके आया हूं। भैरव बाबा ने उनके पीठ पे हाथ रखा, खड़े हो जाओ और चलो अंदर। उनको अंदर ले गए, वरांडे में बिठाया, अपनी छड़ी जो है पीछे दीवार को टिका के रख दी और बाई को बोला कि इनको पानी पिलाओ। फिर थोड़ा शांत होने के बाद भैरव बाबा ने पूछा बताओ क्या हुआ है। सेठ जी ने खत निकाला और उनकी तरफ आगे बढ़ाया कि ये खत मुझे आया है। भैरव बाबा ने भी हाथ आगे किया पकड़ने के लिए और जैसे ही उनका हाथ वो लेटर के पास पहुंचा,
वो जो लेटर के कॉर्नर में वाटरमार्क्स थे उसमें से एक वाटरमार्क जलना शुरू हो गया। एकदम से उसने काला होके जलना शुरू किया। सेठ जी ने झटक लिया पेपर, आग बुझाने के लिए, वो बुझ गई थी आग। और मतलब सेठ जी को भी समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने इनकी तरफ देखा, भैरव बाबा की तरफ। बाबा ने बस अपना हाथ पीछे कर लिया और धीरे से मुस्कुरा दी। ठीक है, बताओ, पढ़ के बताओ क्या लिखा है इसमें। और फिर सेठ जी ने वो खत पढ़ना शुरू किया। दैट्स इट दोस्तों, यहीं पे रुकते हैं आज। आगे बढ़ेंगे अगले एपिसोड में। आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, थैंक यू।